देखिए, थोड़ी हैरानी तो तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति को अचानक रातों रात बदल दिया और उसने खुद को 8 सीट तक कन्फाइंड कर लिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर 9वां उम्मीदवार उतारती तो उसके पास जितने वोट बचे 8 के बाद, वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी के 9 वोट और निर्दलीय, सब मिला के गुणागणित ठीक बन भी सकता था। थोड़ा जोर लगाती भाजपा तो 9वां कैंडिडेट जिता सकती थी। टूट-फूट होनी है। जरूरी नहीं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सारे लोग ओम प्रकाश जी के कहने पर वोट दें। रालोद पिछले राज्यसभा चुनाव में भी टूटा था, फिर टूट सकता है। छोटे दलों के साथ ये समस्या है। तो भाजपा का 9वां कैंडिडेट जीत सकता था, लेकिन भाजपा ने अचानक कहा कि नहीं, हम तो संतोषी हैं। पता नहीं संतोषी माता फिल्म देख ली क्या किया। बोले वे 8 पे लड़ाएंगे। बोले 9वें में भविष्य की संभावनाएं तलाशेंगे। क्या उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में नाना प्रकार की अटकलें हैं। हम वाइल्ड कार्ड कह सकते हैं उनको, लेकिन अटकलें हैं। बहन जी को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। एक धारा यह भी है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में कि 22 के चुनाव में हो सकता है बहुजन समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा हो जाए। 22 की जुलाई में देश के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है, उसका निर्वाचन होना है। बहुत सारे समीकरण हैं। तो बहन जी ने जब अपना कैंडिडेट उतार दिया गौतम साहब को, तो जो लोग राजनीति को समझते हैं, उसके पेचो खम को जानते हैं, वो चौंके। उन्होंने कहा भाई बहन जी को सपा वोट नहीं दे सकती, जो उसके 12 अतिरिक्त वोट हैं रामगोपाल यादव को जिताने के बाद, वो बसपा को नहीं दे सकती। वो कुएं में फेंक दे ठीक है, लेकिन बसपा को नहीं देगी। रिश्ता उतना खराब हो गया। कांग्रेस सपने में भी नहीं देगी, ये भी ठीक है। बस सपा का सपने तक का विरोध नहीं भी है, लेकिन कांग्रेस और बसपा का आंकड़ा इस वक्त ये है कि वो सपने में भी नहीं देगी। तो फिर वोट कहां से आएगा? क्या गौतम जी की शहादत के लिए गौतम जी को खड़ा कर दिया? फिर इतनी मशक्कत भी क्यों? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य हाथ है, जैसा जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था वाजपेयी के समय जब आगरा आए थे कि एक अदृश्य हाथ था? बहन जी की इस रणनीति के पीछे कोई अदृश्य हाथ है क्या? और गौतम छोटे आदमी नहीं, उनकी पार्टी में बड़े आदमी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई किसी चिंटू पिंटू को लड़ा दिया, बोले ठीक है जीतो हारो कुछ भी करो मजा आएगा। आपने एक बड़े आदमी को लड़ाया है, जो बीएसपी के कोर सिस्टम का व्यक्ति है। बसपा में तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोर सिस्टम के नहीं है, कोर ग्रुप के। गौतम उनमें से है। लेकिन उसमें मजा तब और आया जब आज दोपहर एक प्रकाश बजाज के नाम के व्यक्ति ने भी पर्चा भर दिया। तब लोग और चौंके, और चौंकना इसलिए स्वाभाविक हुआ, ये समझना बड़ा जरूरी है खेल चल क्या रहा है, कि प्रकाश बजाज के पर्चे पर प्रस्तावकों में, अनुमोदकों में समाजवादी पार्टी के विधायकों के दस्तखत। तो बात चली कि निर्दलीय प्रकाश बजाज सपा के समर्थित उम्मीदवार होंगे क्या? जैसे पिछले राज्यसभा चुनाव में नवीन जी को याद होगा, गुजरात की एक मैडम थी, वो लड़ी थी, वो निर्दलीय थी, लेकिन भाजपा का समर्थन था उनको, हार गई थी, वो अलग बात। सम गांधी, प्रीति गांधी है क्या? क्या प्रकाश बजाज वही है? तब एक नया समीकरण खड़ा होता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, और ये सब मिल जाएं तो प्रकाश बजाज की भी लॉटरी निकल सकती है। तो बड़ा सवाल, बहन जी किसके भरोसे मैदान में कूदी? यहीं से आपको 2022 के चुनाव की तस्वीर समझ में आएगी।
एक बार ये राज्यसभा का चुनाव निपट जाने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटा कि 22 का चुनाव कैसे, किस गठबंधन, कैसे कैसे रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस होगा और चुनाव होगा। इसलिए ये केवल 10 सीटों का राज्यसभा निर्वाचन नहीं है, ये 22 की राजनीतिक इबारत है जो लिखी जाएगी।